जनाब जावेद चौधरी साहब अपने कालम में मुल्क के ताज़ा तरीन सियासी वाक़यात में लिखते हैं। पाकिस्तान इस वक्त खौफनाक सियासी, समाजी और मुआशी तनाज़ों का शिकार है। हम अगर उन तनाज़ों से निकलना चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हमें हक़ाइक़ जानना होंगे और उन हक़ाइक़ को सामने रखकर मुल्क की समत दुरुस्त करना होगी। मैं दिल से समझता हूँ, हम अगर आज अपनी गलतियाँ नहीं मानते और मुल्क को दोबारा ट्रैक पर नहीं लाते, तो फिर दुनिया की ये पहली इस्लामी जमहूरी रियासत ख़त्म हो जाएगी और हम सब, जी हाँ, हम सब बाकी ज़िंदगी मुहाजिर कैंपों में गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए मुल्क की तारीख़ के ताज़ा सियासी वाक़यात आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने ये तमाम वाक़यात मुल्क के अहम तरीन किरदारों से हासिल किए और उनकी बाकायदा तस्दीक भी की, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई किरदार किसी वाक़े की मज़ीद वजाहत या तौसीक़ करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। मेरी आखिर में दरख्वास्त होगी, मुल्क के तमाम अहम किरदार तारीख़ को देखें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और मुल्क को चलाने और बचाने के लिए इकट्ठे बैठ कर चंद बड़े और बुनियादी फ़ैसले कर लें। ये मुल्क बच भी जाएगा और चलना भी शुरू कर देगा, वरना हम दूसरी सूरत में तारीख़ के कब्रिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं हैं। ये कहानी 2006 से शुरू होती है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ भी थे और 58 टूबी के साथ सदर भी। ये किसी भी वक्त किसी भी हुकूमत को फारिग कर सकते थे। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की वजह से अमरीका उनका सबसे बड़ा सियासी और अस्करी दिफा था। मुल्क की तारीख़ में मजमूई तौर पर इतने सरबराहान ममलुकत पाकिस्तान नहीं आए जितने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस्लामाबाद आए, लेकिन 2006 के आखिर तक अमरीका को जनरल मुशर्रफ की ज़रूरत नहीं रही थी। इसे अब अपनी पॉलिसियों के लिए एक जमहूरी चेहरा चाहिए था और इस वक्त वो चेहरा सिर्फ़ और सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो थी। चुनांचा अमरीकी सफारतकारों ने दुबई में बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकातें शुरू कर दी। बेनज़ीर के साथ इन मुलाकातों में सिर्फ वाजिद शम्स उल हसन होते थे। अमरीकी ज़मा को ईमेल्स और फ़ोन भी सिर्फ यही करते थे। पार्टी के बाकी तमाम लोग इस दायरे से बाहर थे। ये मुलाकातें मेचोर हुईं और अमरीका ने 27 जुलाई 2007 को अबू ज़हबी में बेनज़ीर भुट्टो और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को एक दूसरे के सामने बिठा दिया। इस मुलाकात से NRO निकला। नैब ने भुट्टो फैमिली के करप्शन के तमाम मुकदमे वापस ले लिए और यूं मोहतरमा की वापसी का ऐलान हो गया। मियां नवाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब में शाह अब्दुल्ला के हिफाजती मेहमान थे। मियां नवाज शरीफ ने अपने बड़े साहिबजादे हुसैन नवाज के साथ शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की, उनसे अपनी वापसी की दरख्वास्त की। शाह अब्दुल्ला ने सदर जनरल मुशर्रफ को रियाज बुलाया और उनसे साफ अल्फाज में कहा, अगर बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान जाएंगी तो हमारा दोस्त भी जाएगा। इस वक्त जनरल मुशर्रफ के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। क्यों? क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फारिग करने के लिए लाल मस्जिद का ऑपरेशन भी हो चुका था और मुल्क भर में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक भी जारी थी। और ये दोनों वाक़यात जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फारिग करने के लिए स्टेज किए गए थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2010 में दुबई में मेरे सामने ये एतराफ़ किया था, वकला तहरीक और लाल मस्जिद दोनों ऑपरेशन मुझे फारिग करने के लिए लॉन्च किए गए थे। मेरे पास उनके बाद यूनिफॉर्म उतारने, फ़ौज की कमान जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के हवाले करने और बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को वापसी का रास्ता देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 और नवाज शरीफ 25 नवंबर 2007 को मुल्क में वापस आ गए और मुल्क में सियासी अफरा-तफरी का खौफनाक दौर शुरू हो गया। लाल मस्जिद के बटन से तहरीक तालिबान पाकिस्तान में जन्म ले लिया था और उसने मुल्क की ईंट से ईंट बजाना शुरू कर दी। पाकिस्तान में रोज़ाना खुदकुश हमला होता था और इसमें 10-20 लोग शहीद हो जाते थे। वकला सड़कों पर थे और अवाम भी जमहूरियत का परचम उठाकर फिर रहे थे। इस फिज़ा में 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई और सियासी अफरा-तफरी मज़ीद बढ़ गई। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और फ़ौज ने न्यूट्रल रहने का फ़ैसला कर लिया था। फ़ौज सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कराना चाहती थी और इक़्तिदार नए मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करके अपना पूरा फोकस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग पर रखना चाहती थी। बेनज़ीर की शहादत के बाद अल पार्टीज़ डेमोक्रेटिक मूवमेंट APDM ने इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान कर दिया। फ़ौज दरमियान में आई और उसने आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ को 2008 के इलेक्शंस के लिए राज़ी कर लिया। इमरान खान को भी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये इलेक्शन का बायकॉट कर गए। फरवरी 2008 में इलेक्शन हुए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बनाई, मगर ये हुकूमत 1.5 माह भी न चल सकी।
निज़ाम खतरे का शिकार हो गया, लेकिन जनरल कयानी हर सूरत हुकूमत चलाना चाहते थे। फ़ौज ने फैसला किया था असेंबलियों के 5 साल हर सूरत पूरे होने चाहिए, और फ़ौज पिछले 15 बरसों से इस फैसले पर कायम है। ये लोग अपने इसी फैसले की वजह से आज भी इस असेंबली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मुल्क और जमहूरियत दोनों के लिए एक अच्छा फैसला है। बहरहाल फ़ौज को एक बार फिर सियासी मुदाखलत करना पड़ी, चौधरी साहिबान को राज़ी किया और काफ लीग को पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी बनाकर हुकूमत की गाड़ी को धक्का देना शुरू कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत इत्तेहादी थी, अल्ताफ़ हुसैन एक तकरीर करते थे और MQM हुकूमत से अलग हो जाती थी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा DGISI बन चुके थे। हुकूमत बचाना और चिल्लाना उनकी जिम्मेदारी थी, चुना चाहिए MQM को दूसरे दिन हुकूमत में वापस ले आते थे। मैंने उनसे तरीका पूछा तो पाशा साहिब ने हंसकर जवाब दिया, बस मैं अल्ताफ़ भाई को फ़ोन करता था और वो मान जाते थे। मैंने पूछा क्या वो आपसे कोई मुतालबा भी करते थे? ये हंसकर बोले, हाँ, उनका बस एक ही मुतालबा होता था, जनरल साहिब आप हमारी पुरानी फाइलें फाड़ दें। और मैं जवाब देता था, आप फिक्र न करें, बस हुकूमत में वापस आ जाएं। और वो आ जाते थे। पीपल्स पार्टी के दौर में 4 बड़े वाक़यात हुए और फ़ौज उन की वजह से शदीद परेशान हुई। पहला वाक़या 18 तरमीम थी। फ़ौज का ख्याल था इस तरमीम ने वफाक को तकरीबन ख़त्म कर दिया है, मुल्क चलाना अब आसान नहीं रहेगा, और ये तरमीम कभी ना कभी मुल्क को 4 हिस्सों में तकसीम कर देगी। दूसरा वाक़या रेमा डेविस के हाथों लाहौर में 2 नौजवानों की हलाकत था। तीसरा वाक़या एबटाबाद में अमेरिका का उसामा बिन लादन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन था, इसने फ़ौज समेत मुल्क को हिलाकर रख दिया। और चौथा सलाला चेक पोस्ट पर नेटो फोर्सेस की फायरिंग से 26 पाकिस्तानी फ़ौजियों की शहादत थी। इन वाक़यात ने रियासत की बुनियादें तक खोद दें, और उनके साथ साथ दहशतगर्दी भी इंतहा पर थी। फाटा, सवात और शुमाली वज़ीरिस्तान में तालिबान की हुकूमतें बन चुकी थीं और रियासत वहाँ से पसपाई इख्तियार कर चुकी थी। मुल्क की मईशत नीचे से नीचे गिरती चली जा रही थी। जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान ने IMF से जान छुड़ा ली थी, लेकिन मुल्क एक बार फिर IMF के गले में गिर चुका था। 6,000 अरब रुपए का कर्जा बढ़कर 16,000 अरब रुपए हो चुका था, और इसमें बेहतरी का कोई इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा था। एस्टेब्लिशमेंट इस सूरत हाल से परेशान थी। इस दौरान जनरल कयानी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान लड़ाई भी हो गई, और आसिफ अली जरदारी एयर एम्बुलेंस में लेटकर दुबई चले गए और मुल्क सदर के बगैर चलने लगा। मलिक रियाज सदर जरदारी और जनरल कयानी के दरमियान राबता थे। पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे। ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फ़ौज उनसे बहुत खुश थी, ताहम ये मियाँ नवाज शरीफ से खाइफ थी, और उसकी कोशिश थी मियाँ नवाज शरीफ अपने छोटे भाई को अपना जान नशीन बनाकर सियासत से रिटायर हो जाएं। जनरल कयानी और जनरल पाशा ने 2 मरतबा मियाँ शहबाज शरीफ को बुलाकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मगर ये अपने बड़े भाई को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हुए। यूँ साफ नज़र आने लगा मियाँ नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे, और ये इस बार भी फ़ौज के साथ लड़ाई शुरू कर देंगे। जनरल पाशा मियाँ नवाज शरीफ को पसंद नहीं करते थे। मेरे सामने उन्होंने तस्लीम किया, मैं कभी नवाज शरीफ से नहीं मिला, मुझे उनके ख़यालात और तर्ज सियासत से इख्तिलाफ था। ताहम जनरल कयानी इस मामले में न्यूट्रल थे। ये चाहते थे 2013 के इलेक्शन हों और ज़्यादा सीटें लेने वाली पार्टी हुकूमत बना ले। इस फिज़ा में एक दिन जनरल पाशा ने जनरल कयानी से कहा, हमें इमरान खान से भी मिलना चाहिए, इसमें बहुत पोटेंशल है, इसे एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। जनरल कयानी की इजाज़त से जनरल पाशा ने 2011 में पहली मर्तबा इमरान खान से मुलाकात की। ये मुलाकात ज़मान पाक लाहौर में इमरान खान के घर हुई थी। जनरल पाशा यूनिफॉर्म में थे। इमरान खान ने उनसे चाय काफ़ी का पूछा। जनरल साहिब ने चाय मंगवा ली और इमरान खान ने अपने लिए स्ट्रॉबेरी का जूस ऑर्डर कर दिया। जनरल पाशा ने इस मीटिंग में इमरान खान को पेशकश की, आप अपनी सियासी एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, हम आपकी मदद करेंगे। जनरल पाशा ने उन्हें माली मदद की ऑफ़र भी की, लेकिन इमरान खान के जवाब ने जनरल पाशा को हैरान कर दिया। जारी है।